Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the week's most important topic discussion. तो इस वीक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024. ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुआ है एंड ये रिपोर्ट इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये तीसरा पब्लिकेशन है जो इस साल रिलीज हुआ है. पहले का जो पब्लिकेशन है इट वाज रिलीज्ड इन 2016, फिर आता है 2020 और ये 2024. सो इस ईयर, इस साल के एग्जाम के लिए ये रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पूछा जा सकता है दैट वी आर गोइंग टू सी विद रिगार्ड टू वाइल्ड लाइफ. इसके अलावा हम ऐसे कुछ बॉडीज देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है. इंडिया में क्या लॉज है विद रिगार्ड टू वाइल्ड लाइफ, या इंडिया में स्टेटस क्या है विद रिगार्ड टू वाइल्ड लाइफ, कितने ऐसे वाइल्ड लाइफ है, मैमल्स है, बर्ड्स है, ये सब भी डेटा देखेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है दैट इज द थर्ड पब्लिकेशन, राइट. ये तीसरा रिपोर्ट है. तो इससे पहले रिलीज हुआ था 2016 में और उसके बाद रिलीज हुआ है 2020 में एंड नाउ वी हैव द 2024 रिपोर्ट. नाउ ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? आपको लगेगा कोई वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बॉडी है, बट यहाँ पे जो रिपोर्ट रिलीज करता है दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द बॉडी दैट इज पब्लिशिंग और रिलीजिंग द रिपोर्ट. और ये जो कहाँ पे रिलीज हुआ था? ये वियना, ऑस्ट्रेलिया. ओके, वियना में ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया था जो ऑस्ट्रिया में है. सो विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. इससे पहले we will also understand why or what is important in this particular report. So for that, let's see. The report talks about the trends in illegal trade given in the sites. ठीक है, साइट्स समझते हैं क्या है, बट पहले समझते हैं रिपोर्ट में क्या लिखा गया है. रिपोर्ट में देता है कि जो भी ट्रेड होता है, इलीगल तरीके से ट्रेड होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर या फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये रिपोर्ट मेंशन करता है. ओके, सो इट मेंशंस डेटा अबाउट इलीगल ट्रैफिकिंग या यू कैन से एनी वाइल्ड लाइफ, एनी एनिमल, जैसे एलिफेंट का जो सींग होता है या द आइवरी दैट इज देयर. ओके, और विद रिगार्ड टू सर्टेन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एनिमल. इसका जब इलीगली तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट हमको डेटा देता है. Okay, it also gives information regarding poaching यानी कि इलीगल शिकार करते हैं लोग ताकि उसको बेच सके ब्लैक मार्केट में, ये सब भी ये डेटा देता है. ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू स्पेसिफिकली द डेटा दैट वी गेट फ्रॉम द साइट्स. अभी साइट्स क्या है ये भी समझना जरूरी है, तो ये समझते हैं. साइट्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. फुल फॉर्म इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड in endangered species of wild fauna and flora. Fauna and flora यानी कि animals and plants. Flora means plants. ठीक है? So here we talk about Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. यानी कि जो भी ऐसी species है वो जो extinction की कतार पे आए हैं, यानी कि जो extinct होने वाले हैं, threatened with extinction, इसका जो ट्रेड होता है इसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई थी. कब बनाई थी? सो दिस मेनली वाज लाइक एन अग्रीमेंट, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट साथ में आए थे ताकि ये जो ट्रेड होता है कंट्री बाय सर्टेन मेंबर्स, इनको बंद किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए. सो देयरफॉर वी हैव दिस पर्टिकुलर साइट्स कमिंग इनटू प्लेस. अडॉप्ट किया गया था 1973, यानी कि साइन और सब करके फाइनली फोर्स में कब आता है? 1975 में. ओके, इट कम्स इनटू फोर्स इन 1975. सो दिस पर्टिकुलर साइट्स हैज अबाउट 184 कंट्रीज या पार्टीज. ओके, 184 ऐसे कंट्रीज है. क्या इंडिया इसका पार्ट है? बेहद, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी ऑफ द साइट. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर.
ये लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज. व्हाट डू यू मीन बाय लीगली बाइंडिंग? यानी कि इनके जो भी कन्वेंशन है ये इंडिया कंट्रीज जैसे इंडिया को भी लॉज बनाने चाहिए ताकि हम इसको प्रोटेक्ट करें. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बॉडीज बनानी चाहिए इंडिया में ताकि हम ये जो इलीगल ट्रेड होता है इसको बंद कर सकते हैं. सो वी ऑल्सो आर supposed to do that, okay, and we have done it also. We will understand what is the body. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका सेक्रेटेरिएट है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, तो साइट्स जो है इट रेगुलेट्स अबाउट 38,000 सच स्पीशीज जो होते हैं, इसको ये रेगुलेट करता है. इतने सारे स्पीशीज को मॉनिटर करता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, राइट. एंड एक्सटिंक्शन होता है फॉर वेरियस रीजंस. पोचिंग करते हैं, शिकार करते हैं, ब्रीडिंग नहीं होता. सो देयरफॉर सच बॉडीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर साइट्स, यहाँ पे इट गिव्स अबाउट 3 अपेंडिक्स. ओके, अपेंडाइसिस या अपेंडिक्स देता है, यानी मेनली टू टेल अबाउट द प्रोटेक्शन. तो कितने अपेंडिक्स है? यहाँ पे 3 अपेंडिक्स है. सो जो फर्स्ट अपेंडिक्स है, ये स्पीशीज जो अपेंडिक्स 1 में आते हैं, दे आर मेनली ऑफ हाई प्रोटेक्शन, कि जिनका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन पे आने वाले हैं, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन. ओके, सो वेरी फ्यू स्पीशीज जो बचे हैं वो आएंगी कौन से अपेंडिक्स में? 1 में. 2 का जो अपेंडिक्स है, यहाँ पे दे आर करेंटली नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, यानी कि वो है बल्क में है, बट इट इज नीडेड टू रेगुलेट देयर ट्रेड. ठीक है, हमको रेगुलेट करना चाहिए. फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी अगर जा रहा है, ये रेगुलेट होना चाहिए. सो दैट इज मेनली विद रिगार्ड टू रेगुलेशन. बट यहां पे रिमेंबर दैट इट इज नॉट करेंटली अंडर थ्रेट. नंबर 1 जो है थ्रेट में है, नंबर 2 थ्रेट में नहीं है. एंड नंबर 3 में क्या है? कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पे कुछ स्पीशीज थ्रेटेंड हुए हैं, राइट, और मे बी एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं. तो वो कंट्री साइट के पार्टीज जो 184 पार्टीज है, उसको वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम इस ट्रेड को रेगुलेट करेंगे, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इस स्पीशी को प्रोटेक्ट करेंगे. सो देयरफॉर दैट इज अपेंडिक्स 3. दो स्पीशीज कम इन अपेंडिक्स 3. तो ये था विद रिगार्ड टू साइट्स. हमने देखा है द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिगार्ड टू साइट्स. गोइंग बैक वी हैव सीन दैट ये जो रिपोर्ट है इट मेंशंस कि जो भी साइट्स के अंदर स्पीशीज है इसके बारे में हमको डेटा देता है. सो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड. इट गिव्स अस द ट्रेंड्स इन द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज दैट आर मेंशन्ड इन और दैट आर लिस्टेड इन द साइट्स. और ये डेटा जो देता है कैसा देता है? इट विल give us the data from how many countries? 162 countries. ये 162 countries से जो डेटा मिलता है उसी का डेटा हमको पब्लिश करके हुए देता है in the World Wildlife Crime Report. Clear? And here we see that ये जो countries या डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट देते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम के पास, UNODC के पास, तो यहाँ पे वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट साइट्स के जो पार्टीज है उनको रिपोर्ट्स देने होते हैं. जैसे इंडिया को रिपोर्ट देना होता है कि यहाँ पे कितने सीज हुए हैं इलीगल तरीके से, हमको कितना किसका एनिमल मिला है, कौन सी चीजें मिली हैं, ये हमको रिपोर्ट करनी होती है. सो ये रिपोर्ट के थ्रू ही ये बड़ी सी रिपोर्ट बनती है. ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड हाउ द वर्किंग गोज बाय, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट in general how this works. अभी हमने कहा किसने पब्लिश किया है रिपोर्ट? UNODC ने पब्लिश किया है. What's the full form? United Nations Office on Drugs and Crime. देखो ये ट्रिकी होती है बिकॉज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट यू वुड थिंक मे बी साइट्स ने बनाई है या IUCN ने बनाई है. सो यहाँ पे आपको क्लैट एग्जाम में कंफ्यूजन आ सकता है कि ये तो रिपोर्ट नहीं दे सकती है, बट यहाँ पे यू हैव टू स्टार मार्क इट बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर बॉडी विच पब्लिशेस द रिपोर्ट. सो रिमेंबर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट देती है. ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 और ये मर्जर हुआ था 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज से, यानी कि यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एज क्राइम प्रिवेंशन. ओके, एंड विच वन? सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन. सो दोनों को, ड्रग और क्राइम
को मिला के we have a new body which is Drug and Crime, United Nations Office on Drug and Crime. And what is the major objective of the body? ये fight करता है illicit trafficking of drugs, okay, so drugs का जो भी लेन देन होता है among the countries, and any international crime, and that could be with regard to humans, that could be with regard to wildlife, ये सब ये body देखती है. So we've seen about the body as well. Let's now understand report में कौन सा information हमको मिला है. So if you talk about the report states something about कौन से species का ज़्यादा ट्रेड होता है, कौन से species का ज़्यादा ट्रेड होता है. So animals या plants में. Animals की बात करें तो राइनो के जो सींग होता है, हॉर्न होता है, इसका ट्रेड ज़्यादा होता है. फॉलोड बाय पैंगोलिन. पैंगोलिन क्या है? ये आपने देखा होगा, दिस पर्टिकुलर पिक्चर हियर, दीज आर द स्केल्स ऑफ पैंगोलिन, इनका ट्रेड होता है. नाउ व्हाई इज पैंगोलिन स्केल्स यूज? इज बिकॉज इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ये स्वेलिंग को कम करने के लिए, पेन, सो टू रिड्यूस द पेन, इन्फ्लेमेशन, इसके लिए भी यूज होती है. सो देयरफॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से इनका ट्रेड ज्यादा होता है. ओके, सो देयरफोर वी गेट दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिफेंट का आइवरी. व्हाई यूज एलिफेंट आइवरी? लग्जरी प्रोडक्ट्स, राइट, मेनली होता है, राइट. यू मस्ट हैव सीन इन द ओल्ड हवेली जैसे होती हैं जहाँ पे टाइगर का covering use होता है. All this is also used, right? So but if you talk about the present data, what are the three important articles? Rhinos, pangolins and elephants. इनका ट्रेड ज्यादा है. ये animals का हुआ. What about plants? Plants की बात करें, so you have cedars, rosewoods and agarwoods. Cedars, rosewood, agarwoods, प्लांट स्पीशीज में इनका ट्रेड ज्यादा इलीगली तरीके से होता है. अगर हम सैपिनडेल्स की बात करें, इट इज मेनली लाइक अ वुडी प्लांट इटसेल्फ, राइट. सो सेडर्स विच इज द मोस्ट 47% ट्रेड होता है, ये होता है सेडर्स. ठीक है, ये होता है सेडर्स जिसका ट्रेड ज्यादा होता है इन द प्लांट्स स्पीशीज. व्हेन यू टॉक अबाउट कमोडिटीज, कितने हासिल हुए हैं, लाइक द जिस चीज यानी कि हासिल मिलना. सो ऑफिशियल्स को कौन से कमोडिटीज ज्यादातर से मिले हैं? दैट इज कॉरल पीसेस, कॉरल्स जो समुद्र में होते हैं, लाइव स्पेसिमेंस, कोई लाइव जानवर, एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट मेडिसिन्स, यानी कि एक बार इवन स्नेक का जो वेनम होता है ये भी लेते हैं, या टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट you can say fluid from the animals and using as medicinal properties, ये सब का भी हमको सीज मिला है, ऑफिशियल्स को मिले हैं. So what are the three top things? Corals, live specimens and animals medicinal products. So these are the key findings. Apart from that, हम ये भी देखते हैं that what is the status of wildlife crime in India. ठीक है, इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी है, और हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे वाइल्ड लाइफ क्राइम ज्यादा मिलते हैं, ऐसे केसेस ज्यादा मिलते हैं, because that is also a probable question that you can expect. Now when you talk about the status of wildlife, first let us understand इंडिया में कितना नंबर्स है. So this is 6.5%. दुनिया का 6.5% of the species, wildlife species इंडिया में है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैमल्स की बात करें, राइट, मैमल्स की बात करें, देन वी हैव 7.6 ऐसे स्पीशीज है दुनिया के जो इंडिया में पाए जाते हैं, एंड 12.6 ऐसे बर्ड्स हैं ग्लोबली दैट आर फाउंड इन इंडिया. डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, 12.6. एंड दैट इज ट्रू. अगर आप वेस्टर्न घाट्स देखोगे, ईस्टर्न घाट्स देखोगे, वहाँ बहुत सारे ऐसे बर्ड स्पीशीज आपको पाए जाती हैं, एंड देयरफॉर यू सी द नंबर 12.6. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6.5, 7.6 and 12.6, right? Apart from that, we also have another report. ये रिपोर्ट 2022 में रिलीज होती है. सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हम यहाँ पे फोकस ज्यादा नहीं करेंगे. जस्ट एन इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट हियर, ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार रिलीज होती है. तो इसके पहले रिलीज हुई थी 2020 में,
अभी रिलीज होगी 24 में। तो अगर ये रिपोर्ट रिलीज होती है तो आपको यहाँ पे ध्यान में देना होगा, उसका वहां से जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी ऐड करना होगा। सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन बनाता है ये? दिस इज बाय WWF। नाउ WWF इज नॉट अ रेसलिंग एजेंसी, बट इट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ये रिपोर्ट बनाता है, और इस रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि 1970 से लेके 2018 तक जो पॉपुलेशन साइज है ये 69% डिक्लाइन होता है। इसका मतलब क्या है? सो इमेजिन यू हैव अ एनिमल स्पीशीज दैट हैज रिड्यूस्ड, इट श्रंक इन साइज, ये कम हुआ है कितने प्रतिशत से? बाय 69%, which is a huge data. Okay? अपार्ट फ्रॉम दैट IUCN भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में भी देखते हैं। IUCN बताता है, ये बॉडी बताती है कि 41,000 स्पीशीज या 20% ऑफ स्पीशीज जो हम बताते हैं ग्लोबली एक्सटिंक्शन की कतार पे आए हैं। दे आर थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन। हाउ मेनी स्पीशीज? 41,000. इट्स अ ह्यूज नंबर. So this is with regard to the status. Now let's understand about IUCN. IUCN again static data के लिए important है ये। IUCN का full form क्या है? International Union for Conservation of Nature. International Union for Conservation of Nature. तो ये जो body है, it is composed of both we can talk about governments, organizations as well as civil society organizations, जैसे NGOs जैसे होते हैं, वो भी इसका पार्ट है। ये क्रिएट की गई थी इन द ईयर 1948। ओके, इट वाज क्रिएटेड इन द 1948। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी। साइट्स जो है 1975 में आई थी, राइट? सो रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1978 में ये बॉडी आई थी, 48 में आई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड, लेकिन नॉट जिनेवा। द नेम इज ग्लैंड। ग्लैंड जो है इट इज नियर जिनेवा। ठीक है, तो याद रखना है, साइट्स का हेडक्वार्टर्स जिनेवा, IUCN का हेडक्वार्टर्स ग्लैंड। ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड में। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट। IUCN क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां पे इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइटेरिया। जैसे हमने अपेंडिक्स, कितने अपेंडिक्स देखे थे फॉर साइट्स? 3। यहां पे देयर आर 9 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज है? 9 कैटेगरीज हैं। तो कौन से ऐसे 9 कैटेगरीज है? नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट यानी कि दे आर लॉस्ट, दे आर नॉट फाउंड एनी मोर, दैट इज एक्सटिंक्ट, राइट? तो ये 9 कैटेगरीज बताता है। इसमें से जो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इन 3 को हम स्पेसिफिकली कहते हैं दीज आर थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं पर ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन। तो हमने बहुत बार यूज किया है थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन, इसका ये मतलब है। सो देयरफॉर IUCN गिव्स अस द लिस्ट। ये स्पीशीज को कैटेगराइज करता है कि कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा नियर थ्रेटेन्ड है, मतलब थ्रेटेन्ड नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है इन मे बी इन फ्यू डेकेड्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? IUCN। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप न्यूज पढ़ते हैं, यू मे हियर जैसे कि एशियाटिक चीताज यार क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती हैं, या अफ्रीकन चीताज वल्नरेबल होती हैं। तो ये क्या है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ we also discuss one important thing with regard to the status of India. जैसे अगर हम कहते हैं in terms of air traffic के थ्रू, ओके, एयर ट्रैफिक यानी कि फ्लाइट्स, एयर प्लेन्स के थ्रू, यहाँ पे मुंबई और चेन्नई जो है दे आर लाइक द हब फॉर इलीगल ट्रेड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं, सीज किए गए हैं, which are the 2 important airports that we have to remember. That is Chennai and Mumbai. ठीक है, यहां पे we found a lot of illegal wildlife trade जो हमको प्राप्त हुआ है, जब्त किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम स्टेट्स की बात करें, so the one that has borders with other countries, so which that could be, the major one that we have is Manipur and Mizoram. ठीक है,
और स्पेसिफिकली बात करें या यू कैन जनरली बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बिकॉज इट हैज बॉर्डर्स विद चाइना, विद म्यांमार, जिनके कारण यहाँ पे इलीगल ट्रेड का आदान प्रदान इजीली होता है, ठीक है. सो देयरफॉर दीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दीज आर वेयर यू फाइंड दैट ट्रेड, इलीगल ट्रेड केसेस लाइक दैट occurring quite often. Now let's talk about India क्या कर रही है to ensure that we are not indulging in illegal trade. What are we doing to stop illegal trade? तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस है which are helping us to promote, to protect, to conserve the environment. तो कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं ये देखते हैं. So starting with firstly the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का है, ये जो सब्जेक्ट है दैट इज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. पहले जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टेट लिस्ट में था, उसको अभी ट्रांसफर किया है कॉन्करेट लिस्ट में, यानी कि बोथ द स्टेट एंड द सेंटर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिगार्ड टू forest protection, to make laws with regard to forest protection in terms of preservation of the wildlife species and plant species. Apart from that, fundamental duties भी mentioned है. Article 51A, जो Article 51A है, which talks about it is the right of every citizen, it's a duty of every citizen in fact to preserve or to the environment, right? Wildlife को preserve करना. So all of that is the duty of the citizen. Is there a duty of the state? Yes, there is a duty of the state in the directive principles, यानी कि Article 48A जो बताता है कि स्टेट की ड्यूटी है टू इंश्योर कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, right? To make laws with regard to protection of environment, to make any rules with regard to that. ठीक है? So this is directive principles 48A and 51AG. Now when we talk about these two important articles, ये समझना है कि दोनों 42nd Constitutional Amendment Act से ही आए हैं. They have come in place because of the 42nd Constitutional Act of 1976. Now you must be wondering क्यों 42nd Constitutional Amendment Act इतना environment pro हुआ, right? That is because इस टाइम पीरियड में 1970s में there was such developments that happened, ठीक है, and this is with regard to Stockholm, okay, Stockholm Conference. तो Stockholm Conference जो था, it was in the year 1972. Okay, 1972 में Stockholm Conference was convened और यहाँ पे they had told the countries or they had given a direction to the countries कि आपको ऐसे laws बनाने होंगे ताकि आप environment को conserve कर सकते हो, preserve कर सकते हो, biodiversity को preserve कर सकते हो. So in that case we also took certain changes, the government took certain changes with regard to the change of laws, addition of new laws, amendments बनाए थे. And we also see that there were, apart from this, there are also certain laws that were made. तो laws कौन से हैं ये भी पता करते हैं. So Wildlife Protection Act 1972. Now does it fit in the picture? Stockholm Conference 1972, Wildlife Protection Act 1972. So यहाँ पे अभी आपको ये साल एकदम याद रहेगा because question ऐसे आ सकता है. Which was the year where the Wildlife Protection Act was introduced? Right? तो 1972 ये आपको याद रहेगा. But before that, were there any other laws with regard to this before 1972? Yes, there were. And this is not the time only after independence. Independence मिलने के पहले यानी Britishers के time पे भी laws थे for protection of the environment. Let us understand what are the laws. Now, prior to during the colonial rule, Britishers ने 1887 में, हम थोड़ा history देखते हैं. 1887 में they got about a law which is with regard to wildlife या Wild Birds Protection Act, यानी कि उन्होंने specifically birds के लिए act निकाला था, Wild Birds Protection Act. ठीक है,
So obviously there will be another act which also would want to get animals in the place. So इसके लिए we find that 1912 में they added wild birds के साथ animals भी. They added animals as well. So Wild Birds and Animals Protection Act, and this was mainly during the colonial times. After that 1935 में भी इसका amendment हुआ. Okay, we got some changes, but the real act came in 1972. So this is therefore a very important act that you have to remember. और ये जो act है हमेशा you can say amend होता है. They kind of revise it in a couple of years, and the recent kind of a change that we see is in the type of schedules. ठीक है, शेड्यूल्स का चेंज, यानी कि पहले इस एक्ट में 6 शेड्यूल हुआ करते, जैसे हमने देखा था कैटेगरीज, वैसे हम उसको क्या कहेंगे, शेड्यूल्स. व्हाट डू वी कॉल इट, शेड्यूल्स. सो कितने शेड्यूल्स हैं, पहले तो 6 थे, अभी बन गए हैं 4. सो रिमेंबर इट इज 4 शेड्यूल्स. नाउ व्हाट आर दीज 4 शेड्यूल्स, लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड. यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल इज विद रिगार्ड टू एनिमल्स जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है. ओके, हाई लेवल, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. सेकेंड शेड्यूल इज विद रिगार्ड टू एनिमल्स विच हैव रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन तो है बट नॉट एज मच एज शेड्यूल 1. शेड्यूल 3 जो है इट इज विद रिगार्ड टू प्लांट्स. ओके, प्लांट्स जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, विच आर मेनली गोइंग और थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन. ओके, दोज स्पेशल प्लांट्स हैव द स्टेटस ऑफ शेड्यूल 3. एंड फाइनली जो साइट्स के जो शेड्यूल में अपेंडिक्स में प्रोटेक्टेड है, इसको हम शेड्यूल 4 में रखते हैं. जो साइट स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, इसको हम शेड्यूल 4 में करते हैं. सो रिमेंबर दीज 4 शेड्यूल्स एंड रिमेंबर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू द साइट मेंबरशिप, ये भी हमने देखा है. देन वी हैव द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, right, wildlife crime control bureau. Now this is also an important particular body जो इस particular act से बनी थी, यानी कि it is a statutory act या statutory body. ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, बिकॉज ये इस पर्टिकुलर एक्ट से बनी है, पावर्स उनको इस एक्ट से मिलते हैं. एंड इट वाज मेनली फॉर कॉम्बैटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विद रिगार्ड टू वाइल्ड लाइफ. ये जो ट्रेड होता है, ये सब चेक करने के लिए वी हैव दिस क्राइम कंट्रोल. किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड इनका जो हेडक्वार्टर्स है ये रहा न्यू दिल्ली में. सो इट गिव्स लाइक अ सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक कि कितने स्पीशीज है विद रिगार्ड टू थ्रेटेन और विद रिगार्ड टू ट्रेड, या कि जिसका सीजर ज्यादा हुआ है, जिसका ट्रैफिकिंग ज्यादा हुआ है. दिस इज मेंशन्ड और दिस इज मेंटेन्ड बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. इट ऑल्सो coordinates with other crime control agencies. It also advises the government with regard to certain extinction. अगर हो रहा है, threatened with extinction है, तो government को भी वो सलाह देती है. So all of this is the you can say use of this particular body. Then we have NTCA, National Tiger Conservation Authority. Now NTCA is also an important body जो 2005 में बनाई गई थी. मेनली फोकस क्या है, टाइगर कंजर्वेशन, बट नॉट ओनली फॉर टाइगर कंजर्वेशन. हाल ही में आपने सुना होगा प्रोजेक्ट चीता, इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, NTCA. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये दूसरा भी काम करती है. एंड वी सी दैट इनके जो चेयरमैन है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये इनके चेयरमैन है इस पर्टिकुलर बॉडी के. वी ऑल्सो हैव द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या करता है, जो भी अगर एक्टिविटीज होती है अराउंड द नेशनल पार्क्स, अराउंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको रेगुलेट करना, दैट इज दिस पर्टिकुलर बॉडी. Similarly, you also have the State Board for Wildlife, which is mainly involved with regard to state-related affairs. So remember, National Board for Wildlife to regulate any activities around the national parks and
wildlife sanctuaries. Apart from that, we also have certain global conventions. तो ये तो इंडिया के देखे. Let's just go across and refer to the global initiatives, mainly to combat any wildlife crime. तो यहाँ पे हम देखते हैं International Consortium on Combating Wildlife Crime. ASEAN, okay, साउथ ईस्ट एशियंस का जो ग्रुपिंग है, इन्होंने भी एक बॉडी बनाई है, वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क. सो दिस इज, अगर ये साउथ ईस्ट एशियन है, ये मेनली फॉर साउथ एशियन कंट्रीज. देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो अगेन विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्टॉप करने के लिए वी हैव दिस कन्वेंशन. ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ये हमने देखा था, कौन सा रिपोर्ट ये पब्लिश करता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी and International Fund for Animal Welfare. So this is mainly with regard to the important agencies that we've seen, the government agencies. And the question of the week for you is, Wildlife Day जो है, ये कब मनाया जाता है and क्यों मनाया जाता है? What is the specific reason for celebrating World Wildlife Day on that particular day? तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द वीक है और आप इसकी आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं. एंड दिस वाज विद रिगार्ड टू द वीक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आशा करती हूँ कि आपको इसमें समझा एंड यू विल ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच.